Let's go ahead from the technical team. Hello everyone, my name is Ranjana Singh Sengar. I have secured All India rank 629 in this year UPSC CSE. I belong to Fatehpur district of Uttar Pradesh. I have done my graduation in civil engineering from IIT Kharagpur. I have worked also for some time in BlackRock. So yes, this is my brief introduction. Let me first talk about my journey. तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था एंड सेकेंड मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू. सो दिस इज़ द ब्रीफ. और अगर थोड़ा सा डिटेल पे बात करें तो in my first prelims I could not clear the prelims, and in my second attempt when I changed my strategy, I cleared prelims, but in my second attempt I could not clear the mains. In the first prelims I realized that I am lacking in some subjects, for example geography and history. So in my second attempt I did coaching, then I attempted the second prelims, and then I cleared prelims but could not clear my mains. This was my third attempt. In that I have cleared all the three stages. So guys, this session would be in like I will tell from my side what was my prelims strategy, what was my mains strategy, and some common questions जो कि सारे एस्पायरेंट्स के होते हैं, तो वो मैं एड्रेस करके फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं लूँगी. तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं स्टैटिक पे खेलती थी. इफ़ आई टॉक अबाउट द मेन स्ट्रैटेजी, मैं स्टैटिक पर खेलती थी और करंट अफेयर्स के जो हाई रीडिंग टॉपिक्स होते थे वो मैं करती थी. तो जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स वाइज, तो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेती थी, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई, जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ वी डू ऑल द एनसीईआरटीज़, तो वो कर लेती थी. उसके बाद मैं इस जो नॉलेज को मैंने गेन किया है उसको मैं अप्लाई करने का ट्राई करती थी कि मतलब मैं अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं उसके बाद से मॉक्स देती थी, और मॉक्स के साथ ही साथ मैं ये भी देखती थी कि जो भी PYQs है उसमें से कौन से जो भी टॉपिक्स हैं उसमें यूपीएससी इंटरेस्टेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट कि रैंडम सब्जेक्ट्स जिसमें यूपीएससी थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चंस पूछता है, ब्रॉड एरियाज से पूछता है, और उनका कोई क्लियर कट सिलेबस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, तो उसमें टॉपिक्स लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, और जो हमारे वेटलैंड्स वगैरह हैं, तो वो मैं करके जाती थी. सिमिलरली साइंस एंड टेक में कोई भी जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूज़ में चल रही है, तो वो मैं करके जाती थी. या कोई न्यू डेवलपमेंट है, सपोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव बीन गिविंग दिस अटेम्प्ट 2026, सो आई वुड प्रिपेयर जो भी AI समिट्स इंडिया में हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में है. उसके अलावा हिस्ट्री के भी कुछ अगर हम PYQs देखें तो बहुत हाई रीडिंग टॉपिक्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया, आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स वगैरह हो गई, तो वो टॉपिक्स में करके जाती थी. और जियोग्राफी में इफ़ यू टॉक अबाउट, तो रिवर्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और उस रिवर्स के साथ साथ कौन से वहाँ पे कौन से वाटरफॉल्स वगैरह हैं, एंड विच वाटरफॉल इज़ रिलेटेड टू विच रिवर. सो दिस काइंड ऑफ मैचिंग क्वेश्चंस आल्सो वी गेट, तो वो मैं करती थी. सो PYQs का मेरे लिए रोल यही होता था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको एनालाइज करो कि फॉर द थीम्स कि व्हाट आर द हाई रीडिंग थीम्स फ्रॉम द PYQs.
उसके बाद पीवाईक्यूज़ का सेकंड रोल जो होता है कि हाउ यूपीएससी इज़ फ्रेमिंग द ऑप्शंस एंड कैन वी गेट समथिंग कि ऑप्शंस फ्रेम कर रहे हैं तो क्या हम कुछ उससे ट्रिक्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम अगर नंबर ऑफ, क्योंकि इन प्रीलिम्स एज यू ऑल वुड हैव बीन हियरिंग कि अप टू ए पॉइंट वी नो द questions and answers 40-45 questions depending upon the level of preparation you have, and उसके बाद हमें जो भी हमने पेरिफेरल नॉलेज गेन किया है या जो भी हमने पढ़ रखा है या हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो कुछ लॉजिक लगा के हमें एक ऑप्शन को बैक करना है, उसके बाद यही खेल होता है। तो उसके लिए आपको यही देखना होता है कि पीवाईक्यूज़ में हाउ यूपीएससी इज़ फ्रेमिंग द ऑप्शंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इफ़ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द ट्रिक्स आई हैव रोट डाउन कि ठीक है आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग इन द वीडियो। तो जैसे साइंस में हम बात करें तो होता है कि इन नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ दैट दे आस्क एंड इन साइंस एंड टेक मोस्टली इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कि ऑल करेक्ट, और इफ़ द ऑप्शंस आर मोर, so if let's say there are 5 options, so maybe 3 out of them are correct in most of the times. So this kind of tricks people generally use। एंड उसके बाद जो होता है कि जैसे वन वर्ड्स होते हैं कि यूपीएससी इज़ मेनली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री इन लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एरियल मेटाजेनोमिक्स, और इन 2023 there was a question small farmer large field। So if you get this word small farmer large field, if you don't know anything about it, you have never heard about it because it was not in the news and it is not humanly possible also to cover everything that is there in the news। तो आप अगर ये भी देखें कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये लग रहा है कि समहाउ हम फार्मर्स को एक ग्रुप सा बना रहे हैं ताकि लाइक हम इंडिया में जानते हैं कि जो है जो फार्मर्स की होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी होती है, तो समहाउ वी हैव टू मेक इट लार्ज। तो ये अगर इस वर्ड में कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो लैंड पूलिंग वगैरह की बात करता है तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अगर हमें नहीं भी आता है तो थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज़ का तो हाँ, और ये भी है कि जैसे प्रीलिम्स में यही है कि फर्स्ट आपने पढ़ा, आपने मॉक्स किए, आपने पीवाईक्यूज़ किए, उससे भी आपका काफ़ी नॉलेज बेस बढ़ता है। फिर आप फिर आप ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, तो उसमें यही है कि बी कॉशियस। ट्रिक्स सिर्फ ट्रिक के नाम पर नहीं यूज़ करनी है, दे हैव टू बैक्ड बाई सम लॉजिक, या आपने कुछ कहीं सुना है, थोड़ा तो आपको आना चाहिए, रैंडम टिक तो नहीं लगाना है। तो ये कॉशियस ज़रूर होना चाहिए। तो या तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि व्हाट अबाउट द मॉक्स, तो कितने करने हैं और कैसे एनालिसिस करनी है मॉक्स की। तो ये क्वेश्चन होने हैं, और ये क्वेश्चन भी होता है कि वेदर वी डू दी सेक्शनल और वी डू दी एफएलटीज़। तो मैं बोलूँगी कि इट डिपेंड्स कि आप प्रिपरेशन में वेयर आर यू, और आपकी हर सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ क्या है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि आपने हिस्ट्री कम पढ़ रखा है, या आपको लगता है कि साइंस एंड टेक में मैंने पढ़ तो लिया है बट आई रियली नीड टू सी दिस कि मैं इसे अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो ये उसमें आप फिर सेक्शनल पे जा सकते हैं कि ठीक है वो सेक्शनल आपकी हिस्ट्री की नॉलेज बेस को भी बढ़ा देगा, और इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक तो वो आप वहाँ पे अपना जो भी आपने सीखा है वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सेक्शनल का तो मैं यही बोलूँगी कि आपका जो भी प्रिपरेशन है आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और किस सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रेंथ हैं एंड वीकनेस है। तो मे बी इन द सब्जेक्ट्स यू आर वीक,
डू सेक्शनल, ताकि वो थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बने। बट इफ़ इट इज़ फुल लेंथ टेस्ट, मैं बोलूँगी कि थोड़े ज़्यादा देनी चाहिए, बिकॉज देयर ओनली यू लर्न एवरीथिंग कि मीन्स आपके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आप कर पा रहे हो अच्छे से, और कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। सो लाइक आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो जैसे मैं मॉक्स देती थी, तो मॉक्स में आई गेट टू नो कि जो भी चीज़, इफ़ आई हैव रेड द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट थॉट दैट इज़ कमिंग टू माई माइंड, दैट इज़ वेरी मीन्स दैट इज़ वेरी सॉलिड। तो अगर मैंने कुछ भी बाद में क्वेश्चन करके कि नहीं मुझे कुछ और याद आ रहा है और मैंने उसको गलत कर दिया, तो फिर जब मैं आके आंसर की मिलाती थी, तो आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड आउट कि नहीं, जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो सही था। तो जब आप फुल लेंथ करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें पता लगती हैं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, और आपका माइंड पेपर में कैसे वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ कि मे बी ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो, कुछ लोग या हम सबके साथ होते हैं कि कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट हम जल्दी में पढ़ लेते हैं या ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वी गेट द क्वेश्चन ओनली रॉन्ग, देन आंसर वुड डेफिनेटली भी रॉन्ग। तो ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ही हम मॉक्स करते हैं और मॉक से प्रैक्टिस करते हैं, और मॉक से जो भी एरिया हमने छूट गए हैं, नहीं पढ़ा है, या बहुत डायनेमिक एरियाज़ हैं, उनको कवर भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन एस्पायरेंट्स का ये होता है कि कितने मॉक्स करें। तो आई वुड से कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसे कितने मॉक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन थिंग आई हर्ड समवेयर समवन टोल्ड कि आपको जैसे ये मैंने मिस्टेक्स बताई कि समटाइम्स यू विल रीड द क्वेश्चन बट यू विल रीड द क्वेश्चन रॉन्ग, तो और या आपने OMR सीट ही गलत मार्क कर दी। तो ये सब मिस्टेक्स जब आपकी मिनिमाइज हो जाए, तो आई थिंक देयर यू शुड स्टॉप। You learned about yourself, how you are attempting the paper, you have minimized the mistakes, you have got the confidence कि नहीं यार, now I can means apply whatever knowledge I have gained through learning the concepts। तो मेरे हिसाब से तो मॉक्स होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बट जैसे मैंने अपने हर अटैम्प्ट में मोस्टली इन माई सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट 20 to 25 मॉक्स किए हैं, बट पीपल जनरली से द 30-40 इज़ द ऑप्टिमम रेंज। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो I think you can go for more also. It is mocks are for the confidence. The third question that is there is कि mocks के मार्क्स जो होते हैं उन्हें हम सीरियसली नहीं ना लें। माई व्यू इन दिस इज़ कि मीन्स मार्क्स डू मैटर, कि आपके अगर आपने कोई भी अच्छा मॉक दिया है, कोई भी फुल लेंथ दिया है, मतलब जो भी मतलब मैनी कोचिंग्स कंडक्ट ऑल इंडिया टेस्ट एक्सेट्रा, और उसमें अगर क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो आई थिंक कि अगर आपके बहुत लेस देन 50 आ रहे हैं, तो आई थिंक एनी कोचिंग मॉक हैज़ दिस कि फिर आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक पार्ट वीक है, क्योंकि कितना भी पेपर रैंडम हो, थोड़ा तो स्टैटिक क्वेश्चंस हर बॉक्स में रहते ही रहते हैं। तो आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि मार्क्स का ये देखना चाहिए, दे डू मैटर, कि आपके एकदम ही कम नहीं आ रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट रेंज में थोड़े आने चाहिए कि हाँ ठीक है 70 to 90 अगर पेपर का लेवल एवरेज है, UPSC से थोड़ा मैच कर रहा है, तो आई थिंक इफ़ यू आर गेटिंग इन दैट रेंज, तो इट्स फाइन, योर प्रिपरेशन इज़ फाइन। दूसरा मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे मॉक के मार्क्स होते हैं, तो उसमें समटाइम्स आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स
मेन मुझे लगता है कि यही होता है कि इफ़ एनी क्वेश्चन दैट यू प्रिपेयर्ड और यू इवन इन करेंट अफेयर्स यू रेड बट यू कुड नॉट डू इट, देयर यू शुड वर्क। तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो मुझे लगता है मॉक में एक ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो आप कर पा रहे हैं और अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया। एंड हाँ जी, तो द थर्ड वन इज़ दैट कि जैसे हम मॉक्स कर लेते हैं तो व्हाट आई ऑलवेज यूज़ टू डू इट, आई यूज़ टू राइट माई मिस्टेक्स इन ए कॉपी की एवरी मॉक, व्हाट आर द मिस्टेक्स आई एम डूइंग। तो जब मैं नेक्स्ट मॉक देने जाती थी तो वो मिस्टेक्स मैं देख के जाती थी कि टुडे आई हैव इट इन माइंड कि ठीक है, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। बिकॉज वन ऑफ माई मिस्टेक्स वॉज देयर कि समटाइम्स आई यूज़ टू रीड द क्वेश्चन सो क्विकली कि मैं क्वेश्चन ही गलत मीन्स समझती थी। तो फिर वो मुझे रहता था कि नहीं, आज तो हमें क्वेश्चंस पहले एकदम ही अच्छे से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग कि आप जो है अपने मॉक्स में जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उसे देखें, उसे नोट डाउन करें और नेक्स्ट मॉक में वो गलती ना करें, ये ट्राई करें। और एक एस्पायरेंट्स का नॉर्मल ये रहता है कि पेपर को एनालाइज कैसे करें। लोग बोलते हैं कि मॉक को एनालाइज करो, मॉक को एनालाइज करो, बट दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि कैसे एनालाइज करें। सो आई थिंक व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि मैं देखती थी कि जो चीज़ फर्स्ट आई कंपार्टमेंटलाइज द क्वेश्चंस, कि जो मुझे एकदम आते थे, जो मैंने पढ़ रखा है या वो एकदम ही स्टैटिक का पार्ट है, वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, उसमें मेरा कितना सही परसेंटेज जा रहा है। तो और आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन सही होना ही होना चाहिए बिकॉज यू हैव रेड इट, यू न्यू इट। And then the second time question is where you are confused or you are in doubt between two options। तो वहाँ पे with your logic, with all your means आप वहाँ पे माइंड लगाते हैं, रिलेट करने का क्रॉस कोशिश करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे मेरे कितने सही हो रहे हैं, तो ये सब मैं एनालिसिस करती थी। और ये भी करती थी कि किस एरियाज़ को मैंने पढ़ रखा है बट रिवाइज़ नहीं किया, इसलिए मेरे वो गलत हो गए। तो मेरा एनालिसिस तो ऐसे ही होता था। एंड yes, one more thing is about how you attempt the paper also। so generally हमें जब पेपर मिलता है मेन एग्ज़ाम में, वी शुड फर्स्ट फ्लिप द पेपर ऑल द पेजेस कि जस्ट टू एब्जॉर्व द सॉक के पेपर में क्या क्या पूछ रहा है, कौन से एरिया से पूछ रहा है, और पेपर टफ़ है या मॉडरेट साइड में है या नॉर्मल है। तो आपको वो चीज़ वहाँ पे थोड़े ही क्वेश्चंस देख के दिख जाएगी। तो फिर क्या होता है कि मैं सब्जेक्ट वाइज अपने पेपर को अटेम्प्ट करती थी। जैसे फ़र्स्ट मैंने पॉलिटी कर लिया, सेकंड इकोनॉमी कर लिया, फिर थर्ड में जियोग्राफी वगैरह कर लिया, ताकि मेरा माइंड जो है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है। एंड इफ़ आई एम एबल टू डू द क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट्स इन विच आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, तो ये भी हो जाता है कि आपका एक माइंड को सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है कि नहीं, आई हैव डन दिस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और उसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते भी थे। तो फिर आप जो बाद के मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हैं उसको करने के लिए आपके पास मेंटल पीस भी रहेगा और टाइम भी रहेगा करने के लिए, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस आपको आते थे, जल्दी भी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से एक अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी बनाएं। Second thing was कि when are you going to fill the OMR seat, because some people do 2 rounds, some people do 3 rounds। तो गाइज़ मेरे लिए तो होता था कि मैंने 2 ही राउंड कर पाती थी, बिकॉज नाउ डेज़ द पेपर इज़ ऑल्सो लेंथी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू द थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड पे मैंने एक बार कर लिया, जो मुझे ठीक से आते वो कर लिया, और जो जिसमें मुझे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, इन दैट ऑल्सो आई हैव मार्क्ड कि नो, ओनली इन दिस ऑप्शन आई एम कन्फ्यूज्ड, तो वो मार्क कर लिया। और देयर वर सम क्वेश्चंस एंड देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस विच यू नो, विच यू डोंट नो एंड विच यू हैव नेवर हर्ड ऑफ ऑल्सो।
तो उसमें क्या करना है कि उसमें भी मैं काट देती थी कि हाँ इसे तो मुझे एकदम लास्ट में देखना है, कि जबकि जब मैंने ये जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं उतना मैं कर लूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पायरेंट्स हैव इट कि कितने क्वेश्चंस करें। तो आई वुड से कि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एक्यूरेसी। तो if you have a very good accuracy in which you are able to score marks in, maybe if you are attempting only 70-75 questions, so I think that is also good enough. बट अगर मैं मेरी बात करूं और या ज़्यादातर एस्पायरेंट्स की हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मोस्टली पीपल इफ़ दे आर अटेम्प्टिंग अराउंड 85-90 क्वेश्चंस, तो उनका फिर वो स्कोर आता है। तो मेरा भी यही रेंज रहता था। आई थिंक इन 2024 आई अटेम्प्टेड अराउंड 89 क्वेश्चंस, एंड इन 2025 आई अटेम्प्टेड अराउंड 87 क्वेश्चंस। तो मेरा भी यही रेंज था। तो मॉक्स का भी, मार्क्स का रोल यहाँ पे भी है कि यू हैव टू सी कि आपका रेंज कितना है, कितने क्वेश्चंस आप करते हो तो आपके मार्क्स आ रहे हैं। बिकॉज एट अल्टीमेटली प्रीलिम्स is also about थोड़ा सा रिस्क टेकिंग, बिकॉज यू हैव टू इफ़ यू हैव टू गेट मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच इन द रेंज यू आर गेटिंग द मार्क्स। तो वो चीज़ आई थिंक पीपल शुड डू इट। उसके बाद yes, the second, the most important thing for prelims is current affairs, in which the aspirants have very much doubt कि कहाँ से करें, कैसे करें एंड कितना करें। तो मतलब मेरा तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेटजी ही रहती थी कि मैं स्टैटिक पे खेलती थी, और करंट अफेयर्स का मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और उसके बाद अगर हम ये टॉपिक्स की बात करें जो डायनेमिक होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट हो गया एंड साइंस एंड टेक हो गया, तो उसमें मैं PT 365 वगैरह कर लेती थी। उसमें भी एकदम जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वायरमेंट में कॉप हुई है और कॉप में दे हैव फॉर्म्ड ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट भी काफ़ी अच्छा है, और विच हैज़ बिन formed for the first time, let's say I think in COP 29 on COP 30 they formed one organization for health, which was first time under COP in which an organization dedicated to health was formed. तो उस टाइप जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं साइंस एंड टेक में और इन्वायरमेंट में ये सब कर लेती थी। बाकी जैसे सब्जेक्ट्स में कुछ मैराथन वीडियोस वगैरह भी मुझे ठीक लगते थे। जैसे साइंस एंड टेक में मैं रवि अग्रवाल सर के वीडियोस देखती थी, जो भी टेक्नोलॉजीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, बिकॉज इन दैट ही यूज़ टू एक्सप्लेन इन ए वेरी गुड वे। जैसे ओनली द एप्लीकेशन पार्ट कि आप क्वेश्चन भी कर लो, और यू डोंट हैव द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। तो मैं वो कर लेती थी साइंस एंड टेक में। बाकी सिंस आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो जब आपका प्रीलिम्स आता है तो आपको एंड यू आर ऑलरेडी एनालाइजिंग द PYQs, तो देन आपको भी पता है कि इन विच काइंड ऑफ टॉपिक्स UPSC इज़ इंटरेस्टेड। तो आप खुद से भी वैसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और सब कोई करके एवरी वन डज दैट ऑल्सो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट मी, इफ़ दिस prelims I would have been means attempting, so I would prepare whole state of Hormuz, whole West Asia politics, and also some related to defense, like whatever the ammunitions, whatever the planes US is using, और ईरान इज़ यूजिंग समथिंग लाइक दैट, आई वुड प्रिपेयर, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट लगता है इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा करके अगर आप खुद भी आपको लगता है कोई टॉपिक, तो उसे भी प्रिपेयर करें, और PYQs से एक्सट्रापोलेट करके प्रिपेयर करें कि अगर UPSC in the past have been interested in this topic, so this year UPSC may be interested in this topic। तो ऐसा करके कर सकते हैं, ये मैं करती थी, और अच्छे क्वेश्चंस फंसते भी थे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट इन 2024 ऑलमोस्ट एवरीवन न्यू कि दे विल आस्क द वुमेन रिजर्वेशन बिल और द एथिक्स कमेटी। तो ऐसे टॉपिक्स आप भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दें जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो
हाँ, एंड प्लेसेस इन न्यूज़ दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम, तो वो मैं कर लेती थी। बाकी आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट इन प्रीलिम्स। Yes, one more trick which I heard and I found it very useful. Uh, जैसे if you go and see the 2023 paper, there was a question about the run of Kutch, and in that the English version was the question, and the English version was present day extensive marshland, and the Hindi version was so विस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है. So Kutch Bhumi already has the word run of Kutch, which was option D and which was the right answer. So sometimes in prelims paper you may not be able to understand some word, or if you're not able to understand some word, try to check the Hindi version of it. If you know, if you're from the northern India part, or anyways you understand Hindi, so you can check that part. So sometimes it can be useful in eliminating the options or even getting the right answer. So this thing is there. Yes, and then one thing is that when the exam is near, because the type of question in mocks and the type of question UPSC is asking is a little different. So before 1 week exam or 10 days exam, try to attempt the PYQs. Try to orient your mind UPSC के question की तरफ कि उसके कैसे options frame होते हैं, कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा PYQs को एज ए पेपर अटेम्प्ट करने का कोशिश करें बिफोर 10 days ऑफ द एग्ज़ाम और 1 week बिफोर द एग्ज़ाम. So this was all about prelims from my side. उसके बाद there was CSAT people talk about. So guys, I don't think I'm the right person much to talk about CSAT because I'm an IITian and I never means required much preparation for that paper. But I'll talk about one thing कि आप ये देखिए कि आपको कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स दोनों में मार्क्स मिल रहे हैं. सो आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं. तो इफ़ मैथमेटिक्स इज़ simple for you to prepare mathematics, but I think with less time, if you're doing the comprehension and you can practice it, तो comprehension में भी अच्छे marks आ जाते हैं. तो आप थोड़ा सा balance करने का कोशिश कर सकते हैं for some comprehension questions and some mathematics question. So this only I wanted to tell. And one more thing, this mathematics, the questions that UPSC is asking, some questions I accept they are very difficult, and they with the simple preparation people may not be able to attempt it, but there are questions in paper which can be solved in a मीन्स विद सिंपल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो उन क्वेश्चंस को आप ढूंढिए पेपर में जो सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, बिकॉज इन द CSAT पेपर 80 questions are there and you have to just score around 67 marks and they can come from anywhere. So you can try to फाइंड आउट द क्वेश्चन जिसमें जो आप कर सकते हैं और वो सिंपल तरीके से हो सकता है, rather than wasting your whole time on the question which is difficult and which you may not be able to do. So for CSAT this was the thing. So let's talk about the mains preparation. तो माई मेन्स प्रिपरेशन वॉज लाइक कि इन लेयर्ड स्ट्रैटी, कि पहले तो मैंने जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कर ली. एवरी टॉपिक आई रेड एंड आई हैड डन कोचिंग, सो आई हैड क्लासरूम नोट्स ऑल्सो. तो ये मेरे पास था. उसके बाद what I was to do was I used to analyze the PYQs कि whatever the notes I have and whatever the PYQs UPSC is asking, तो उसमें कितना गैप है. लाइक मेरे जो नोट्स हैं उसमें ये टॉपिक है और है, तो अच्छा आंसर लिखने के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो है कि नहीं है.
तो ये मैं पीवाईक्यू का एनालाइज़ करती थी। और ये कैसे पता चले कि मेरा कंटेंट जो है वो यूपीएससी जो भी चाह रही है उसके कितना गैप है। तो ये आपको टॉपर कॉपीज से पता चल जाएगा। फॉर सम सब्जेक्ट्स यू नो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड्स, फॉर सम सब्जेक्ट्स यू थिंक कि पता नहीं जो भी मैं मेरे नोट्स हैं जो भी मेरे पास है इज़ दैट गुड इनफ। तो उसके लिए आप टॉपर कॉपीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि लास्ट 2-3 ईयर्स में जितने भी टॉपर्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके कॉपी को देख लेती थी कि मीन्स वेयर यूपीएससी इज़ रिवॉर्डिंग द मार्क्स, व्हाट आर दे राइटिंग, हाउ आर दे राइटिंग। तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाता था कि कितनी प्रिपरेशन अभी मुझे करनी है, कितना वैल्यू एडिशन मुझे अभी रिक्वायर्ड है। तो वो मैं कर लेती थी। फिर थर्ड होता था कि प्रॉपर्स कॉपी देखने के बाद मैं न्यूज़पेपर से भी वैल्यू एडिशन करती थी। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि अनकन्वेंशनल होते हैं या जिनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं एंड वो हम मेंस टाइम ही मोस्टली पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो उसको मैं जो है अगर मैंने ये सब कर लिया, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है और मैं सिंस इन द मीन्स यू ऑलवेज़ हैव टाइम की कमी। तो फिर मेरा, क्योंकि मेरा भी हमेशा साइकिल ही चलता रहता था, तो मुझे कभी ऐसे पूरा ईयर मेंस की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला। तो मुझे मेरे पास वही 2-2.5 महीने होते थे। तो उसमें मैं क्या करती थी, अगर मेरे पास कोई टॉपिक एकदम नहीं है तो आई यूज़ टू रेफ़र टू प्रहार विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसके मतलब जो भी टॉपिक्स मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रिपेयर करना ही चाहिए, और तो मैं उसको प्रहार और मेरे पास टाइम कम है तो मैं वो प्रहार से देख लेती थी। उसके बाद yes, so this was overall my strategy of means. And if I talk about subject wise, तो जैसे होता है कि अगर आप पेपर 1 की बात करें, GS 1 की बात करें, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी तो स्टैटिक होता है। उसमें आपको मतलब प्रेजेंटेशन का ही रहता है कि हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू स्ट्रक्चर द आंसर, और उस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट इन द सोसाइटी यू हैव लिवरेज टू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो क्योंकि उसके टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो कि डायनामिक है, यू कैन गेट ए क्वेश्चन ऑन स्मार्ट सिटीज़, यू कैन गेट ए क्वेश्चन ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिसमें आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट तो सोसाइटी में थोड़ा लिवरेज होता है कि वहाँ पे आप गुड एग्जांपल्स वगैरह अगर आपने इकट्ठा किए हैं तो वहाँ पे आप मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन होता है एस्पायरेंट्स का कि नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वेदर नोट्स आर रिक्वायर्ड और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन कि जिसको नोट्स से ही पढ़ना अच्छा लगता है तो आई थिंक दे शुड गो अहेड एंड मेक नोट्स। एंड जिसका पीपल कैन मैनेज विदाउट नोट्स सो दे कैन गो अहेड एंड डोंट मेक द नोट्स। तो मैं तो ये होता था कि बट मैं ये ज़रूर करती थी कि जो भी मेंस टाइम पे मुझे वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्जांपल्स इकट्ठा किए हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर और फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, तो वो you should write in one place. So when you are reading the static part or the concept part or you are reading the notes, so you are able to get that example कि ठीक है वो example वहाँ पे है और आपके mind में वो आ गया। So when you are writing the answers तो आपको वो question या वो example दिख जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये कर लेना चाहिए। बाकी नोट्स का मुझे वन पॉइंट ये भी लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच टाइम यू हैव, बिकॉज इफ़ यू हैव द नोट्स इट मेक्स योर लाइफ ईजियर ड्यूरिंग द मीन्स और ड्यूरिंग द एनी इवन प्रीलिम्स। इफ़ यू हैव द नोट्स और तो आप जल्दी से रिवाइज़ करने में बहुत इजी होता है, बट वो टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता था तो मैंने नोट्स बनाने का ऑप्शन ही नहीं रहता था मेरे पास। बट अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए और आपके पास टाइम है तो आई थिंक दे मेक योर लाइफ ईजियर, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस, कि आपको तुरंत ही पढ़ के आंसर राइटिंग करनी है और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी आपको रिवाइज़ करना है ताकि आप वहाँ अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे पॉइंट्स प्रोड्यूस कर पाएँ।
तो वो चीज़ तो यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड द टाइम यू हैव। उसके बाद आती है कि प्रैक्टिस करें, कैसे आंसर राइटिंग कैसे करें एंड प्रैक्टिस कैसे करें। सो माई टेक ऑन आंसर राइटिंग इज़ दैट कि जब आपने एक लेवल ऑफ नॉलेज आपको आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हैविंग a question on Indian model of secularism, and you are able to have what is Indian model of secularism, what are the positives, what are the cons। तो अगर आपको इतना आता है तो ही आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इफ़ यू डू नॉट हैव नॉलेज और यू नॉट एबल टू प्रोड्यूस इवन 4-5 पॉइंट्स फॉर द क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग, तो आई डोंट थिंक आंसर राइटिंग should be started। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट पीपल ऑलवेज should सी अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन कि उन्हें क्या सूट करता है। देन सेकेंड थिंग इन द आंसर राइटिंग इज़ स्ट्रक्चर, हाउ यू आर स्ट्रक्चरिंग द आंसर। तो मुझे ये लगता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इन इंट्रो एंड बॉडी एंड कंक्लूजन का, वो फॉलो करना चाहिए एंड दैट इज़ गुड। एंड in GS mostly we should write in points because that is clearly visible to the examiner कि आपने कितने points लिखे हैं, and you can highlight the keywords so that can make the life of the examiner easier and he or she will reward you marks। The third thing I want to talk about is, and that is very important, is the directive word that is given in the question। So like describe, analyze, critically analyze। So every directive word is a little different। तो उसके हिसाब से आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिस्क्राइब है तो इट इज़ जस्ट आस्किंग कि जो क्वेश्चन है आप उसके बारे में लिखें, बट सपोज दैट द डायरेक्टिव वर्ड इज़ क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको उसमें जितने नंबर ऑफ आपने प्रॉज लिखे हैं उतने नंबर ऑफ आपको कॉन्स लिखने ही चाहिए। तो वो क्रिटिकली एनालाइज बिकॉज इट वॉन्ट्स यू टू बी क्रिटिकल अबाउट इट, एनालाइज इट फ्रॉम द वेरियस परस्पेक्टिव। तो वो क्वेश्चन का डायरेक्टिव कीवर्ड होता है। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने आंसर में अपने चैलेंजेस लिखे हैं, सो एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको वहाँ पे फिर सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड लिखने ही चाहिए। इवन इफ़ द क्वेश्चन इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली आस्किंग इट, यू शुड राइट इट। एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते भी हैं अगर आपने सॉल्यूशंस वगैरह लिखे हैं एंड थोड़ा सा वे फॉरवर्ड वगैरह लिखा है, तो दे रिवॉर्ड यू मार्क्स। Then diagram and flow chart, I'm not really sure, means they are good, but मतलब मेरी राइटिंग स्पीड ऐसी थी या मेरा फ्लो ऐसा रहता था कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट में। बट आई थिंक येस, इफ़ यू आर गुड एट इट, इफ़ यू कैन मेक इट, इट कैन बी ए गुड थिंग बिकॉज इट ब्रेक्स द मोनोटोनिसिटी ऑफ योर कॉपी जिसमें आपने बस लिख रखा है एंड लिख रखा है। देन द थर्ड थिंग इज़ अबाउट द इवैल्यूएशन। तो मुझे लगता है कि आप अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो इवैल्यूएशन तो होके आता है, बट आपको हमेशा सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए अपने आंसर्स का कि आपने कितने मतलब आपने कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, इज़ इट गुड इनफ और यू वांटेड टू राइट समथिंग इज़, एंड उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं आया। तो आई थिंक एंड हाउ मैनी कीवर्ड्स आर यू राइटिंग, तो आई थिंक आपको खुद से इवैल्यूएट करना चाहिए एंड यू कैन बी द बेस्ट इवैल्यूएटर फॉर योर ओन आंसर्स। तो वो करना चाहिए फॉर द आंसर राइटिंग। एंड द फॉर द वैल्यू एडिशन पार्ट, आई थिंक economic survey, data and facts about the things and examples work very well for the value addition। Then if I talk about yes, intro and conclusion, so conclusion में you should have words like विकसित भारत and सबका साथ सबका विकास in the questions, let's say it's about the poverty etc। तो जो कि it shows to the examiner that you are aware about the things that are happening in the country।
तो ऐसे कीवर्ड्स वगैरह अपने आंसर्स में डालें तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको। और इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको मीन्स ट्राई टू डू ए लिटिल डिफरेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन। यू कैन राइट डेटा फैक्ट और यू कैन राइट समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूज़। तो वो आई थिंक बेटर मार्क्स फेच करता है रेदर देन सिंपली राइटिंग द डेफिनेशन पार्ट। तो यस एंड यस फॉर द टेस्ट सीरीज पार्ट, सो आई थिंक आप जब टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं एंड आंसर इवेलुएट करते हैं तो जो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस उन्होंने दिए होते हैं तो सम पीपल रीड देम, सम पीपल डू नॉट रीड देम। बट मेरा ये टेक है कि अगर आप उस मीन्स इवन इफ द आंसर दैट दे हैव गिवन इज़ वेरी लार्ज, जो कि मीन्स यूपीएससी आस्क्स यू इन 250 वर्ड्स एंड द आंसर दे हैव गिवन इज़ 450 वर्ड्स, बट आई थिंक वो आपकी हॉरिजन खोलता है कि आप अगर फ्यूचर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें किस प्रकार के पॉइंट्स बना सकते हैं। तो दिस कैन रियली बी ए वैल्यू एडिशन और दिस कैन कवर व्हाट यू हैव नॉट कवर्ड इन योर ओन नोट्स। तो मैं तो जो है सोल्यूशंस जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली है उसके पढ़ती थी और मुझे लगता था कि ये मेरे पॉइंट्स प्रोड्यूस करने के हॉरिजन को बढ़ा रहा है, तो वो मैं करती थी। बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑप्शनल इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी भी जीएस जैसी ही रहती थी कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, टॉपिक्स को पढ़ना है एंड उसके बाद जो है पीवाईक्यूज़ एनालाइज करने हैं और उसके बाद टेस्ट लिखने हैं। बट द डिफरेंस इन ऑप्शनल इज़ कि ऑप्शनल में पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उसमें तो पीवाईक्यूज़ आप जितने ज़्यादा लिखें उतने ज़्यादा ही अच्छा होता है क्योंकि क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। तो ऑप्शनल में तो मैं डेली अपने इस अटैम्प्ट में डेली 5 क्वेश्चंस लिखती थी और बहुत ही रिलीजियसली लिखती थी, जिससे मेरी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव हुई और मेरे मार्क्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग कि ऑप्शनल में आपके पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल्स। बाकी आई थिंक फॉर द इंटरव्यू the general format that you prepare your DAF and then fill the DAF to the best of your knowledge, prepare it, and in the interview period try to read 2 newspapers which can broaden your understanding। तो ये सब कर सकते हैं आप और इंटरव्यू में यही करना होता है और बस अपनी कम्युनिकेशन पावर, अपनी पर्सनालिटी, वो सबको बढ़िया से इम्प्रूव करना होता है। तो दैट इज़ अबाउट द इंटरव्यू। उसके बाद yes, I think I have covered all the stages. Um, Notes plus yes, one question I think current affairs I have covered कि जैसे भी prelims में मैंने cover कर लिया कि current affairs को कैसे cover करना है। Yes, one question I found was this कि motivated कैसे रखें during this preparation, आप अपने आप को कैसे motivated करें। तो आई थिंक फॉर मी इट वॉज द सेंस ऑफ पर्पस की मीन्स सेंस ऑफ पर्पस कि मुझे क्या करना है एंड वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑलवेज हेल्प मी कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड। और सेकेंड थिंग जो आई थिंक सबसे हमें ये भी सोचना चाहिए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज़ देयर व्हेन वी आर हियर इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो आई हैव लेफ्ट द जॉब, तो अगर मैंने जॉब छोड़ा है तो वॉट एवर द पैकेज आई हैड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी। देन आप प्रिपेयर करते हो, इतना स्ट्रेस होता है दैट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो आई थिंक you should think about all these to कि आप क्या पे कर रहे हो इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में रहने के लिए एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द सेंस ऑफ पर्पस एंड व्हाई यू केम हियर at the first place। Yes, one thing I wanted to talk about in mapping is that कि for example
in UPSC in environment नेशनल पार्क्स आर आस्क्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, तो उसमें मैं क्या करती थी कि जैसे जो भी मैंने मैप है उसमें जिस स्टेट के जितने नेशनल पार्क है उसको मार्क कर लेती थी। तो क्या उससे क्या होता था कि एक इमेजेरियल मेमोरी मेरी बनती थी। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है और सपोज दैट उसमें एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है एंड वन ऑप्शन इज़ देयर, one state they have given in the option is north and one state is there in the south। अगर आपके माइंड में वो मेमोरी है तो इफ़ द नेशनल पार्क इज़ इन द नॉर्थ यू कैन नेवर मार्क इट इन द साउथ बिकॉज आपकी वो तो मेमोरी में ही है, बट अगर आप उसको पढ़ते तो शायद आपको कंफ्यूज हो जाते। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप अगर मैपिंग करते हैं और मैप में ही मार्क कर लेते हैं, बी इट आपकी नेशनल पार्क्स हो गए, आपके कल्चरल हेरिटेज साइट हो गई, तो वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और याद रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैड डन ऑल्सो। Yeah, and then the final question was about the do's and don'ts. So I think for me, do's was first conceptual clarity. Whatever time it takes, you should be clear about the concepts. आराम से पढ़ें, टाइम देकर पढ़ें, कितना भी टाइम लग रहा है, बिकॉज एनीवेज अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको जब भी आपका सिलेक्शन होगा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आराम से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें। Then I think newspaper is also important for the preparation because it just not about the news. It also builds your vocabulary, your comprehension, your knowledge about what is happening in the India, what are the India's problems. तो वो सब जो कि एक एस्पायरेंट के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ न्यूज़पेपर की मुझे लगती है कि पढ़ना चाहिए। एंड देन आई थिंक यस, यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली, ताकि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए। तो अपने टाइम को भी बहुत मीन्स रियली बहुत जुडिशियली यूटिलाइज करना चाहिए। और इंस्टेड ऑफ जस्ट because I see nowadays people rely on videos very much. I think that is good, but that should be balanced. It should not be कि आप बहुत ही ज़्यादा सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हैं और उसके बाद आपने यू नेवर चेक्ड कि वो आपके माइंड में आया कि नहीं, एंड आपको वो याद हुआ कि नहीं, एंड वेदर वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द वीडियो यू आर एबल टू अप्लाई और नॉट। तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए मुझे लगता है। तो वीडियोस भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपको अपना टाइम बहुत ही जुडिशियसली यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो दिस वर दी डोज फ्रॉम माई साइड। प्लस आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस प्रिपरेशन में आपको खुद का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू शुड मीन्स समटाइम्स मीन्स आपको अपने जो भी है बात करते रहना चाहिए फ्रेंड से, फैमिली से, ताकि इट कूल्स डाउन योर माइंड और आप आराम से प्रिपरेशन में ध्यान दे सकें। डोंट्स में मैंने अभी बताया कि क्या करना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। जो भी पढ़ रहे हैं दैट शुड बी यूज़फुल। तो वो आपको करना चाहिए। तो यही है। And the final thing I would say कि always have faith and confidence in yourself. If you are giving this much your time, your efforts to this exam, आपको अपने ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए कि this can be done and you are giving your best. तो अपने ऊपर विश्वास रखें। तो I think yes, and final word of advice for me. Guys, please do positive manifestation of thing. Always think positive कि हो जाएगा। मीन्स आई नो इन दिस प्रिपरेशन निगेटिविटी आती ही आती है। आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम्स में प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बट फॉर इट चेंज ट्राई टू थिंक अबाउट कि नहीं हो जाएगा, आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो आई थिंक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली एंड स्ट्रेस फ्री रहें, आराम से प्रिपरेशन करें चिल होकर। सो आई थिंक दिस कैन बी डन। सो या दैट इज़ फ्रॉम माई साइड and if someone wants to ask question they can post it here.
question, which coaching should I join for GS foundation course for strong basics? I think I cannot recommend this because I don't know which offers a strong basis. They so I think you can go and check in the market or try to talk to your friends or people who have done coaching. For myself, I had done it from Vajiram and Ravi. But I think every coaching is good. It depends on what you need and which subject is your weak subject, etc. Anything else? Have you done your preparation while working? No, I left my job around August 2022 when I started full-time preparation. Um, Ma'am, when sources are limited NCRT and standard books, then why does it take so much time for people to crack UPSC? Actually, what I think about this is कि चलो आप पढ़ भी लेते हैं, but I think the exam is such that when you actually go and give the example, then only you understand the actual need of the exam. Like in pre, you have read everything, you did mocks, but actually, what is your mind orientation in the day exam matters so much that you'd be able to realize when you give the prelims. कि आप उस दिन कितना चिल थे, आपने स्ट्रेस नहीं लिया, आप सो कर गए एंड यू रीच द सेंटर ऑन टाइम, एवरीथिंग वॉज डन परफेक्टली, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं थे जब आपको पेपर मिला, आपने अच्छे से कॉमन सेंस लगा के किया, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा. एंड दिस यू रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली गो इन द एग्ज़ाम सेंटर. इन मेंस ऑल्सो आपने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं, मॉक्स में आपको मीन्स मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं, बट मे बी यूपीएससी में जो चेकिंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है एंड दे कैन रिवॉर्ड डिफरेंट थिंग्स, यू नेवर नो. तो आई थिंक दैट हैपन्स, सो दैट इज़ देयर. Ma'am, PYQs for mains of 15 years, both prelims and mains. No, I think for pre you can go for 10 years, and for mains you can go backwards कि जो latest question है उन्हें आप पहले देखें. And for trend analysis, हाँ, I guess you should see for around 10 years कि what has been the trend. तो मेंस के लिए ये कर सकते हैं. Theme wise answers of those is enough. Yeah, I think first of all prepare the themes, prepare the important themes, then do mock answers so that you are able to cover most of the topics. Ma'am, every year the question pattern will be changed in means, and how do we know that which part is important for us and which part is not? How can you face that thing when you prepare? I think the basics do not change, so the topics from the themes from which they would be asking would be same. A little bit difference, I think that should be there because every year the exam should test means should test the candidates very well. So I think if you have prepared the basics, you have done the mocks, so you would be able to do it. That is not a problem. Uh, Ma'am, how start preparation along with college as second year from a second year student from scratch? I think see some topper videos and prepare the book list, start reading, see whether you are able to do it on yourself, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So I think that way you can start. मैम एक सोर्सेस बता दो एक बार सारे. मेरे तो सेम ही सोर्सेज हैं जो सारे, मतलब हम स्टैंडर्ड यूपीएससी में पता होता है. फॉर एग्जांपल पॉलिटी में लक्ष्मीकांत एंड देन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, जियोग्राफी फोर एनसीईआरटीज प्लस क्लास नोट्स, इकोनॉमी I did NCRTs, but I was financial. I did financial engineering in my college, तो वो मेरा थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पहले से समझ आती थी, तो नॉर्मली मेरा न्यूज़पेपर से ही काम हो जाता था. तो देन
Ma'am, how do you manage revision? Because it takes 1 week to revise one subject and it takes months for the same subject to come back. I think for revision, when you read again and again, it fits into your mind and eventually it takes less time also to revise. So it's just that you have just started and you're feeling कि पता नहीं होए कैसे कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में, but I think it can be done. It's no issue. Ma'am, fit 70 and sectional 90, is it okay? What is that? I am not aware about it. Ma'am, can you please tell how your routine was made before finishing the syllabus and after finishing that syllabus? मीन्स आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन. यूपीएससी में तो सिलेबस ही बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक फिनिशिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इट इज़ ऑलवेज कि यू रीड इट, यू रिवाइज इट एंड यू सी कि विच पार्ट यू हैव इशूज़. आप भूल जाते हैं, उनको ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा लिखें. सो दैट इज़ द अप्रोच आई फॉलोड. Ma'am, how does a child get attracted to multiple resources due to FOMO? Please guide. Mm, means I think you can what you can do is just first prepare the basics and see apply it in PYQs, see whether that is enough and what extra you need, then go for some one or two more sources, then see what is the gap remaining instead of going for multiple sources. Revision method, yeah, revision method is only that what if you have made the rule notes, revise from notes, and if you are reading from the book, if you're reading means let's say if Lakshmi Khan for the 15th 20th time, I think you you will always remember what is written there. You will just focus on what you do not know or currently you are not able to remember. तो I think वो हो जाता है with time. Just do it, just study. Ma'am, in prelims, how to increase writing skill? I think by practice, if you are very immature about it कि नहीं लिखा जा रहा है because in engineering and I'm an engineer, so people do have issues. So I think just by practice, see topper copies, आप अपने दोस्तों से भी means evaluate करवा सकते हैं and start writing. If you're not able to write anything, then I think you should just try to write कि कुछ भी आप लिख पा रहे हैं टॉपिक के बारे में. Ma'am, in prelims, most of the aspirants lost marks in CSAT. What do you want to say, ma'am? I said earlier that in CSAT I would be the right person to guide. I did not prepare much about it. PYQ are sufficient to preparation. I think I won't say sufficient, but they are the most important pillar of the preparation. You should know what UPSC is asking, in which topics it is interested, in prelims how it is framing the options. Hello ma'am, which coaching should I join? No, is it really important to write exact given number of words, 150 or 250? Is it page wise? No, I think you would never be able to count there because time is very limited. So you will when you will write in those 2 pages whatever they have asked, address all the subparts. तो वो उतना हो जाता है. इवन इफ इट इज़ 130 140 एंड यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन इट इज़ फाइन. द फाइनल मीन्स मेन थिंग जिसमें आपको अपने क्वेश्चन को इवेलुएट करना है कि जो भी पूछा गया है वो आप लिख रहे हैं कि नहीं. दैट इज़ द मेन थिंग. तो उसमें अगर आप के 120 125 वर्ड्स भी हो रहे हैं तो गुड इनफ. So no, you don't have time to it, and 130 140 depending upon how you write, your writing style, your writing speed, you will be able to choose when you write means. um,
Hello ma'am, what should I do in the last 1 week in prelims? I think yes, I did tell कि do PYQs, revise the areas in which you are means आपको नहीं याद हो रहे हैं और आप हमेशा वो भूल जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो रिवाइज करके जाएं. स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें आई थिंक लास्ट वीक पे, क्योंकि वही है जो आपकी नैया पार लगाएगा इन प्रीलिम्स. सो यस, डू दिस स्टैटिक. How to revise? I think I had taken this question. Hello ma'am, which coaching, how much time do you invest in current affairs? I invest my time in newspaper, and it could be around 1 hour daily. Hello ma'am, which coaching do we benefit from extracurricular activities? I think yes, in interview you do get a benefit if you are good at it, and whatever they are asking in the interview about your extracurricular activity, you are able to means tell it in a very good way, and they are satisfied with your answer. Then yes, it is a very good thing. Mom rejects the document due to father name. I am not the right person to take this. Ma'am, prelims test series marks are stuck around 70. Yes, I think if your marks are stuck around 70, so I think you're good at it, and then just try to follow some tricks, try to find out a good way to approach the question which can increase your marks. You can find some good videos on in means YouTube, and देन यू मस्ट बी वेरी स्टक कि हाँ ठीक है, जो 2 ऑप्शन आपके रह जाते हैं उसमें से आप गलत वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं अभी. सो आई थिंक विद प्रैक्टिस भी आ जाएगा, एंड आप थोड़ा और अपना नॉलेज भी बढ़ाइए तो आपका वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे निकल के आएंगे. Completing syllabus along with options in 12 month is a myth or reality. I think no one can ever give a very solid answer of it, but I think yes, it is doable for people, and it can be done, but usually it takes more time because you can read it, but then there is answer writing, there are you have to apply it, so that all things takes time. Ma'am, Lakshmikant is sufficient for means. I think means it has all the content, but in means as I told that it is about how you write the answers, whether you have linked it with current affairs, pros and cons, which all things Lakshmikant may not have, but basics it has. Even for means it can be used. How to make means notes and how to analyze PYQ means ma'am. PYQs तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीन्स के PYQs में भी थीम. Then you see कि the question from current affairs that is coming, was it there in the news that year, and then what are the areas UPSC is interested, and repetition, you can also see the repetition of some topics. So I think these are all the things you analyze in means questions. Which service have you been allotted? Allocation तो नहीं हुआ अभी. I think yes. So shall we end it? Yes, I think all the question has been answered. Ma'am, how to read NCRTs and how to make notes, and also NCRTs. So I think how to read means read it if you are able to, and means समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो you can Google it out जो भी नहीं समझ में आ रहा है, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आई थिंक आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं. So yes, I think yeah. So yes guys, I think I'll end it now. It was very nice interacting to you, and I have told whatever the major part I had followed. So yes, best of luck to all of you for prelims. सबसे सर्विस में मिलते हैं. अच्छे से पढ़िए एंड UPSC क्रैक कीजिए.